नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं इंस्पेक्टर त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात सत्यपाल मलिक की और मोदी सरकार के खिलाफ उनके आरोपों की। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर है। इस बार उन्होंने देश की जनता से यहां तक अपील कर दी है कि यदि इस बार चूके तो इसके बाद आपको वोट देने का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता ही इस सरकार को हटा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने एक साक्षात्कार के दौरान पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही उनके राज्यपाल रहते एक डील पर साइन करने के एवज में रिश्वत के रूप में 300 करोड़ रुपए की पेशकश के गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसको लेकर हाल ही में उन्हें सीबीआई जांच का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल करीब एक महीने पहले एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। मलिक ने दावा किया था कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। और अब एक बार फिर वही आरोप सत्यपाल मलिक ने दोहराते हुए मोदी सरकार को हटाने की मांग के देश की जनता से कर दी है। उधर सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने कहा था कि सरकार से जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थीं वो कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाई हैं और यही वजह है कि उनके द्वारा मोदी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है, या फिर सत्यपाल मलिक द्वारा सिर्फ द्वेष की राजनीति की जा रही है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सत्यपाल का सवाल, सियासत में बवाल। तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार मलिक एक कदम और आगे हैं। उन्होंने लोगों से इस बार सरकार बदलने की अपील भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जनता ही इस सरकार को हटा सकती है। मलिक ने कहा कि इस बार चूके तो इसके बाद आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया है। यदि इस घटना की जांच होती तो तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ जाता। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। दरअसल राजस्थान में अलवर के जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने फिर से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मलिक ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हमला हुआ था तब पीएम मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे। जब पीएम वहां से बाहर आए तो उनका फोन मेरे पास आया। मैंने उन्हें बताया कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और वे हमारी गलती से मारे गए हैं, तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया था। मलिक यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव हमारे जवानों के शवों पर लड़ा गया और कोई जांच भी नहीं हुई, क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता और कई अन्य अफसरों को जेल हो जाती, साथ ही बड़ा विवाद खड़ा होता। अब सत्यपाल मलिक के आरोप कितने सच हैं या फिर जो आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित है, इसी मुद्दे पर करेंगे जनता मांगे जवाब। तो जनता मांगे जवाब में सत्यपाल मलिक का सवाल, सियासत में बवाल। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले सुन लेते हैं कि सत्यपाल मलिक ने आखिर क्या आरोप लगाए। जो हमारी लाशें थी उन पे खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा जवानों की, और उसकी कोई जांच नहीं कराई। अगर जांच कराई होती तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा होता, कई अफसरों को जेल होती और बहुत बड़ा फसाद होता। प्रधानमंत्री जी किसी शूटिंग में थे, अपनी शूटिंग करा रहे थे, नेशनल कॉर्बेट पार्क है यूपी में, तो वहां से जब निकले तो उनका फोन आया कि सत्यपाल क्या हुआ। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और इतने जवान हमारे मर गए और हमारी गलती से मर गए, ये मैंने उनको कहा। उन्होंने मुझे फौरन कहा कि नहीं चुप रहो इसमें।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता हैं आलोक बस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हैं, पीडीपी नेता फारूक इंकलाबी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक और सतपाल मलिक के पूर्व राजनीतिक सलाहकार संदीप चौधरी जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौधरी साहब, आपसे ही, आपको मेरी आवाज आ रही? त्रिपाठी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। जब सतपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे, आप उनके प्रेस सलाहकार भी थे, राजनीतिक सलाहकार भी थे। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उसमें आपको तो थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी कि जिम कॉर्बेट से प्रधानमंत्री जी बाहर निकलते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, उनको चुप रहने का कहते हैं और ये कहते हैं कि सीआरपीएफ ने प्लेन मांगा था, उपलब्ध नहीं कराया गया था, राजनाथ सिंह ने दिया नहीं। ये आपको क्या जानकारी है? क्या ये सच्चाई है? और सच्चाई अगर है तो वो अब क्यों बोल रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोला मलिक जी ने? देखिए त्रिपाठी जी, कई चीजें हैं, इसको आपको पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा जी। पहले तो आपको इसके लिए सत्यपाल मलिक जी के करैक्टर को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, देश में आए अमेरिका से पढ़ाई करके तो इनको से निकाला गया क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जो हमें मलिक साहब ने अपने उससे बताया। जैसे हम लोग साथ में बैठते थे, चूंकि इनका लंबा चौड़ा कोई परिवार नहीं था, वाइफ इनकी अलग रहती है, तो मैं था और एक वीरेंद्र राणा था, के एस राणा था और एक दो लोग और थे। तो जब हम लोग ग्रुप में खाते पीते थे, बैठते थे, राजनीतिक चर्चा होती थी, तो मलिक साहब ने हमें ये बताया था कि भाई जब चौधरी अजीत सिंह अमेरिका से आए तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी ने बुलाया और ये कहा कि देखो सतपाल, तुम तो सर्वे सर्वा हो पार्टी के, मेरे उत्तराधिकारी भी तुम ही थे, लेकिन अब ये आ गया है और अगर आप पार्टी में रहोगे तो इसकी एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, लोग आपसे जुड़े रहेंगे, इसलिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अभी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लो। तो ये इनका बताता। लेकिन जो पार्टी के दूसरे लोग हमसे मिलते जुलते थे, जो पुराने लोग थे, लोकदल में चरण सिंह के साथ काम किया, उन्होंने हमें ये बताया था कि इन्होंने कहीं टिकट देने के एवज में, चूंकि ये काफी नजदीक होते थे चौधरी चरण सिंह के और पैसे के लेन देन का उनको पता लगा था, इसलिए इनको पार्टी से निकाला गया था। इसके आगे हम चलते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, आपको याद होगा, ये राज्यसभा से सांसद भी बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने वीपी सिंह के साथ में मिलकर बोफोर्स तोप का जो आरोप था वो उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता रहे राजीव गांधी पर लगाया और फिर ये वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी बने, इनको उस वक्त फिर संसदीय मंत्री बनाया गया, तो इन्होंने राजीव गांधी को भी नहीं छोड़ा था। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इनको बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, राज्यपाल बनाया, बिहार तक भी सब सही था, उड़ीसा तक भी सही था, लेकिन जम्मू कश्मीर का चार्ज मिलने के बाद हमारे साथ आज पीडीपी के नेता भी बैठे हैं, प्रवक्ता, इनको बहुत अच्छे से मालूम होगा क्योंकि उस वक्त इनकी सरकार चल रही थी और मुख्यमंत्री महबूबा के कार्यालय में 2 फाइलें पेंडिंग थी जिन पर आपने देखा भी सीबीआई जांच कर रही है जी। तो जिस टाइम ये दोनों फाइलें साइन कर दी गई, मतलब वो प्रोजेक्ट पास कर दिए गए राज्यपाल के द्वारा, तो सबसे पहले पीडीपी की जो नेता थी, क्योंकि त्रिपाठी जी मैं आपको बताऊं सिस्टम का कार्य जो सीएम ऑफिस और राज्यपाल ऑफिस में काम होता है, फाइलें आती हैं, उसके साथ साथ ऐसे लोग भी घूमते हैं जो ऑफर देते हैं कि साहब ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा तो इतना का आपको मिलेगा, इनके बिचौलिए होते हैं जो चीजें किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचा देते हैं। तो चूंकि सरकार बर्खास्त हो चुकी थी और दोनों फाइलें साइन हुई थी और पॉलिटिशियन को बहुत अंदर की बात पता रहता है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से सबसे पहले ये बयान आया था कि पैसे का बड़े लेन देन हो रहे हैं और फाइलें साइन की जा रही है पैसा लेकर के, तो उस चीज में एकदम से ये घबरा गए थे और इन्होंने वो फाइलें मंगा के वापस रिजेक्ट कर दी। लेकिन उसके पहले बहुत बड़ा लेन देन जो था, कोई भी फाइल साइन तभी होती है जब लोगों की पॉकेट में चीजें पहुंच जाती हैं, उसके पहले लेन देन हो चुका था और फाइलें मंगाकर इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि डील तो पहले फाइनल हो चुकी थी और अब राज्यपाल के हाथ में फाइलों को रिजेक्ट करना था और रिजेक्ट करने के साथ साथ उन सब चीजों से बचा जा सकता था कि किसी एवज में अगर फाइल साइन होती है तो आदमी जांच के दायरे में आ जाते हैं, सीबीआई जांच करेगी कि भाई ये प्रोजेक्ट आपने पास किया है, इन लोगों को नौकरी दिलवाई है, तो इस एवज में आपने पैसा लिया है। इनको लगा कि फाइल वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा और जो लेन देन है वो चूंकि सब नंबर 2 में होता है तो कोई केस भी नहीं कर सकता, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकता।
तो इस तरीके का करैक्टर। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी। जी जितने व्यक्ति ईमानदार बनने की कोशिश करता है या जितना करैक्टर का दूल्हा बनने की कोशिश करता है, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार कोई व्यक्ति ये चीज बता रहा होगा। मैं 2 नंबर आपको दे सकता हूँ जिनसे सबसे पहले लेन देन का कारोबार शुरू हुआ। सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई, 4-5 लोग थे कि यहाँ के नंबर ले लो, अपने नंबरों से किसी को बात नहीं करनी है जो अपनी आईडी पे है। वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके बाद अगर करैक्टर की बात आती है ये तो नंबर आज किसने दिए, ये नंबर किसने दिए थे, क्यों दिए थे, फिर से एक बार बताएंगे? ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये नंबर आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, मैं मैसेज भी आपको कर दूंगा और उस आईडी के साथ कर दूंगा। ये इसलिए लिए गए थे कि भाई अब तुम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे पैसा कमाना है, लोगों के फोन भी आएंगे, तो इन नंबर्स पे आपको बात करनी है किसी से भी, अपने नंबर्स पे बात नहीं करनी है। कल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो अपने नंबर से आप फंस जाओगे। तो फेक आईडी से नंबर लिए गए, और जिस आईडी से नंबर लिए गए मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ। जैसे किसी की आईडी लेकर नंबर लिए जाते हैं तो वहां पे वो मेल आईडी भी मांगते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो कोई ना कोई आदमी गलती कर देता है। हमारा भी बंदा जिसने वो आईडी से नंबर निकलवाए, उसने वहां पे जब उसने अचानक मेल आईडी मांगा तो अपना मेल आईडी देकर आ गया। वो मेल आईडी आज तक उन फोन नंबर्स की जो डिटेल निकल के आएगी, बिल आएगा, उसमें मेंशन है, आज तक भी वो वीरेंद्र राणा के नाम पे मेल आईडी निकल के आएगी। वीरेंद्र राणा क्या थे उस समय मलिक जी के साथ? ये वीरेंद्र राणा पीएस थे, पर्सनल सेक्रेटरी जी। तो ये भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। उसके बाद करैक्टर की बात बताता हूँ आपको। जो आपने सुना होगा, अभी मीडिया सलाहकार के घर भी सीबीआई का छापा पड़ा है जी। उनका नाम है शौनक बाली जी। शौनक बाली का मीडिया से कोई ABCD कोई नाता नहीं है, उसको मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, और जो लोग उस फील्ड में होंगे वो जानते होंगे। शौनक बाली के प्रोफाइल को भी आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं। वो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो लड़कियों का सप्लायर है वो व्यक्ति है, उसके घर छापा पड़ा है। तो इस बात का पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से पता चलना चाहिए। इसका मतलब चरित्र कैसा है। एक बीजेपी से जुड़ी महिला थी, उनका नाम था मुनेश गोदारा। वो हरियाणा के दादरी की थी, उनके पति फौज में थे, उन्होंने उसको गोली मार दी थी। वो इनके पास काफी आती जाती थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उस बंदी का चरित्र हनन किस तरीके से हुआ, क्या उसके फौजी ने देखा, उसके फोन में उसको गोली मारी गई, इन चीजों से आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी बाड़मेर में प्रियंका चौधरी के घर पे छापा मारा गया। वो विधवा एक महिला है, उसको वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री रहते राजस्थान में वो UTC का चेयरमैन बनवाया गया था, वो मलिक साहब ने बनवाया था। और मैं आपको बता दूं, चाहे हम बिहार राजभवन में रहे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में रहे हो, प्रियंका चौधरी राजभवन में ही रहती थी, या फिर हम लोग बाड़मेर रहते थे। लेकिन एक बीच में बाड़मेर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। पत्रकारों ने पूछ लिया था कि जी जोधपुर से बाड़मेर तक जो लेडी गवर्नर की सीट पर महिला बैठ करके आती है, इससे क्या संबंध है आपका? उस पूछने वाले पत्रकार को, वो बाड़मेर का पत्रकार था, पटना की जेल में उसको डाला गया SC/ST का झूठा मुकदमा लगा करके। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर SC/ST का सबसे पहला जो दुरुपयोग था वो गवर्नर सत्यपाल मलिक का किया हुआ है। अगर आज भी उस चीज की जांच हो जाए, आप गूगल कर सकते हैं, दुर्ग सिंह राजपुरोहित पत्रकार को जेल में डाला गया। केवल 4 आदमियों के खिलाफ अगर जांच हो जाए, वीरेंद्र राणा, उस टाइम के इनके ADC रहे राकेश दुबे, मलिक साहब और प्रियंका चौधरी, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आपको बता सकता हूं, ये जो कवायद हो रही, अभी हाल ही में जो हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया था वो ये आया था, अगर मैं विधानसभा भंग नहीं करता तो यहाँ पर अब्दुल गनी लोन की सरकार बन सकती थी। ये स्टेटमेंट लोगों का ध्यान खींचने के लिए आया था, क्योंकि उस वक्त जब वो पैसे के लेन देन का पता दिल्ली तक चल चुका था, इनको हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। उसी समय ऊपर वाले ने साथ दिया, किसान आंदोलन खड़ा हो गया, तो इन्होंने किसानों को आड़ ले ली। और आज की तारीख में पहलवानों की आड़ सत्यपाल मलिक अपनी बचाव के लिए ले रहे हैं। आप ये देखिए, हाल ही में एक बयान दिया था कि मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, मेरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, मतलब जाट मेरे साथ खड़े हैं। आप ये देखिए, जाट यादवों से ज्यादा तो नहीं है, लालू यादव भी जेल में गए हैं। चौटाला साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जाट उनके साथ भी थे, वो भी जेल में गए हैं। ऐसा क्या इनको लगता है इन्होंने किसी के लिए इतना कुछ किया? ये भगवान है जो लोग इनके पीछे, लेकिन ये पूरी तरीके से अपने आप को बचाव किया। और जम्मू कश्मीर में रहते हुए एक चीज और अंदर की आपको बता दूं, जब इनको हटाने की तैयारी हो रही थी,
इन्होंने रात में गुपचुप मीटिंग की थी राजीव शुक्ला के साथ, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपको मालूम होगा जी। और जब वो चीज लीक हुई, पत्रकारों को गाड़ी वहां से निकलते हुए दिख गई गवर्नर की, तो पत्रकारों ने इनसे सवाल किया बाद में, तो इन्होंने कहा वो तो मैं आईपीएल की टीम बनवाने के लिए मिला था, जबकि हकीकत ये थी इनको एहसास हो चुका था कभी भी हटाया जा सकता है, और ये बताने के लिए मिले थे कि भाई मैं मोर्चा खोल दूंगा और मैं आने वाले वक्त का वीपी सिंह साबित होना चाहता हूं। ये मोदी के खिलाफ वीपी सिंह बन के सामने आना चाहते हैं कि जिस तरीके से राजीव गांधी के ऊपर वो फोर्सोप का घोटाला लगाकर वो हीरो बन गए थे, ये इस तरीके से पुलवामा और दूसरे मुद्दे उठाकर देश के हीरो बनना चाहते हैं। संदीप जी थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे, हम आपसे सवाल ये है, संदीप जी कर रही है, बहुत जल्दी चीजें आपके सामने होंगी। संदीप जी, ये आप उनके साथ कश्मीर में भी रहे हैं क्या, उड़ीसा में भी और पटना में भी रहे हैं क्या सतपाल मलिक जी के साथ? त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि ये चीजें आने वाली हमारी जनरेशन भी देखेगी। आज मामला देश के प्रधानमंत्री का, पार्टी छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए। नहीं, हमारा सवाल ये है कि मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पर। मलिक साहब रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, मेरी ताई के भाई है, वो बचपन से हमारा संबंध है, लेकिन आज सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। आज रिश्ते नाते अलग चीज है। कल अगर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर आपने झूठे आरोप लगा के आज सत्ता परिवर्तन कर दिया, या लोगों को भ्रमित करने में आप कामयाब हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन आने वाले समय में देश। चौधरी साहब, हमारा सवाल, आपके ताई के भाई लगते हैं, मान लिया, लेकिन आप जहां जहां ये गवर्नर थे वहां इनके सलाहकार के रूप में आप थे क्या? उड़ीसा में भी थे, पटना में भी थे, जम्मू कश्मीर में भी थे? मैं उड़ीसा और पटना तक था, जम्मू कश्मीर में मैं नहीं गया, क्योंकि मैं उस वक्त लोकदल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुका था। जी, तो आप जब इनके चरित्र के बारे में इतना जानते हैं, आप इनके चरित्र के बारे में इतना जानते हैं, तो फिर आप इनके साथ काम क्यों कर रहे थे? देखिए, मेरा किसी के चरित्र से मतलब नहीं था, किसी का चरित्र कैसा भी हो सकता है, मैं तो अपने काम के लिए काम कर रहा था, मुझे मेरा मनी मिलता था। लेकिन आज बात उस चीज पर आ गई है कि क्या सच है क्या झूठ है। आज दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ पीडीपी के नेता हैं फारूक जी, जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा, मेरी आवाज आ रही फारूक जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। चौधरी साहब ने अभी कहा कि जो 2 फाइलों में सिग्नेचर हुए थे उसको लेके सबसे पहला बयान महबूबा जी का था कि फाइलों का लेन देन होकर के फाइलें में दस्तखत की जा रही है। क्या ये सही है कि सबसे पहला बयान उनका था? देखिए, उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा का बिल्कुल स्टेटमेंट भी था, और आपको पता है कि हमारी जो पार्टी है हमेशा से करप्शन के खिलाफ रही है। हम किसी भी तरीके की करप्शन के खिलाफ रहे हैं हमेशा से, और आज भी हम कायम हैं उसी तरीके से अपने असूलों पर। जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और हमारे नहीं, मतलब ये सही है जो चौधरी साहब ये बोल रहे हैं कि लेन देन की बात हुई थी, सतपाल मलिक जी ने की थी, उसके बाद फाइल उन्होंने रिजेक्ट की, जो महबूबा जी को मालूम पड़ा और उन्होंने ये बयान दिया, ये फैक्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो सत्यपाल मलिक साहब हैं, वो जिस तरीके से चौधरी साहब ने आपको बताया कि दूध के दूल्हे वो भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दूध के दूल्हे नहीं है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के साथ हमारे 125 यानी 1,25,00,000 की आबादी है जम्मू कश्मीर की, जिस तरीके से हमारे लोगों पर जुल्म किया है, उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, तो तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो जुल्म हुआ इसका बदला तो जरूर देना है। सत्यपाल मलिक साहब भी बदला देंगे, क्योंकि उस वक्त जब आर्टिकल 370 की बात थी, हमारे स्टेटहुड की बात थी, 35A की बात थी, तब जो सत्यपाल मलिक साहब थे उनकी फैक्स की मशीन जो वो खराब हो गई थी। तो जिस तरीके से उस वक्त उनकी फैक्स की मशीन खराब हुई थी, यहाँ की आवाम की बात को नहीं सुना गया था, उसी तरीके से सत्यपाल मलिक साहब के भी अब बुरे दिन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन सतपाल मलिक जी जो ये कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? जो ये कह रहे हैं कि लाशों से, मैं आऊंगा चौधरी साहब आपके पास, उनकी बात आ जाए, कि लाशों पे चुनाव लड़ा गया और उनको चुप करा दिया गया, सीआरपीएफ ने प्लेन मांगी थी जो दिया नहीं गया, ये इस आरोप में कितनी सच्चाई है? इसमें जितनी कोताही मरकजी हुकूमत की है, जितनी कोताही उसकी उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर की है, राजनाथ सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त भी,
जितनी उनकी कोताही है उससे कई ज्यादा सत्यपाल मलिक की भी कोताही है। जी। वो यहाँ पे उस वक्त गवर्नर थे, मजाक तो नहीं, चपरासी की पोस्ट पे तो वो बिल्कुल नहीं बैठे थे, वो सब कुछ खुद भी अरेंज कर सकते थे। अगर उनको 2-3-4 प्लेन्स की जरूरत थी वो खुद भी अरेंज कर सकते थे। लेकिन ये सारी मिली भगत थी। सत्यपाल मलिक साहब अगर इस वक्त कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी की या राजनाथ सिंह जी की गलती है, और राजनाथ सिंह जी कहेंगे कि ये सत्यपाल मलिक साहब की गलती है, ये कलेक्टिव इनकी यहाँ से लेकर दिल्ली तक इनका फेलियर था उस वक्त। और इतना बड़ा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर में हुआ उस वक्त हमारे खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस का, आज भी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जो फेल पॉलिसीज हैं, इनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से इस वक्त भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी हमारे यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उसे 10 दिन पहले पुंछ में 6 जवान शहीद हुए हैं। उससे पहले थोड़े दिन पहले डांगरी में 12-13 लोगों का कत्लेआम हुआ है। तो ये सत्यपाल मलिक साहब को कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे गवर्नर तो थे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे बिठाए हुए थे। मैं चौधरी साहब की बातों पर भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब जो है इस तरीके के इंसान है। अगर इस तरीके के इंसान थे तो आप भी तो आराम से उनके साथ कुर्सी एंजॉय करते रहे, सैलरी लेते रहे, पैसे लेते रहे आराम से। तो मैं समझता हूँ कि जो गलत करता है, जो गलत देखता है और बर्दाश्त करता है, वो तीनों बराबर के जो है जिम्मेदार होते हैं कि अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी गलत करने वाले। आऊंगा आपके पास, आऊंगा, आप रुकिए, मैं आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। चौधरी साहब 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए, फारूकी जी की। जी। भारतीय जनता पार्टी आज भी जो इन्होंने सत्यपाल मलिक ने कहा, बिल्कुल वो जहां जो बात कहते हैं वो भी हकीकत है, और जो मरकज से बात आती है वो भी हकीकत है। मैंने पहले आपको कहा है कि ना तो सत्यपाल मलिक साहब दूध के धुले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के बाकी लीडर्स, उसमें चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हूँ, राजनाथ सिंह साहब भी हूँ, इसमें दूध का धुला कोई नहीं है। इन सब की गलतियों की वजह से, इनके फेलियर की वजह से उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना बड़ा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था, और आज भी उसी तरीके के साथ नुकसान हो रहा है। ये अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं, ये अपनी हट धर्मी पे खड़े हैं, ये यहाँ के लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल नहीं कर रहे हैं। यानी मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी इनका इतना बड़ा फेलियर है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को या आम लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को उठाना पड़ रहा है। हम इस वक्त 1,25,00,000 लोग जो हैं वो इंतजार में है कि कब यहाँ पे जमहूरियत बहाल होगी, कब यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट होगी, कब हमारी फरियाद को सुना जाएगा, कब अफसरशाही खत्म होगी। जी। आप देख रहे हैं इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में हमारी बहुत बुरी हालत है। सत्यपाल मलिक साहब इस वक्त बड़े बड़े बयान जरूर देते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करवाया है। हमारा जो स्टेटहुड का दर्जा छीना गया उसमें सत्यपाल ये अलग मुद्दा है फारूक जी, मैं इस पे फिर आऊंगा, आपसे बात करूंगा। कुल मिला के अभी ये बात है कि सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे हैं वो अक्षरशः सही नहीं है। सही है, वो जो कह रहे हैं सही है, लेकिन उनकी खुद की भी उतनी ही गलती है। जितनी मरकज की तरफ से गलती है उतनी ही सत्यपाल मलिक की भी गलती है। अगर मान के चलते हैं मरकज से उनको कोई चीज नहीं मिली, वो यहाँ जम्मू कश्मीर में रह के खुद भी अरेंज कर सकते थे, लेकिन ये सारी मिली भगत थी। और इस वक्त जो है सत्यपाल मलिक साहब अपनी वो इमेज को बचाने के लिए जो है वो सामने आकर के कोई सच तो कुछ झूठ बोलते हैं, बस ये बात है। चलिए आनंद जी, आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि सत्यपाल मलिक जी सही बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि लाशों पे चुनाव जीता है, जिसका आप लोगों ने कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन भी किया है। अब आपने चौधरी जी की बात सुन ली होगी। आलोक जी, आप ही के पास आऊंगा, सारा उत्तर आप ही को देना है। चौधरी साहब उनके साथ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर ही इस तरह है, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। इन स्थितियों में आपकी पार्टी उनका समर्थन क्यों कर रही है? आनंद जी। त्रिपाठी जी, बहुत साधारण से कुछ सवाल हैं, मैं बहुत ज़्यादा किसी के कैरेक्टर पर नहीं जाना चाहता जी। अभी कोई सलाहकार उठकर आ जाए प्रधानमंत्री के कैरेक्टर के बारे में उल जलूल बयानबाजी कर दे, तो हम क्या उन्हें प्रधानमंत्री मानना बंद कर देंगे क्या? जी। कोई भी आदमी उठकर आ जाए। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि पुलवामा हमले की जांच हुई क्या? जी। जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ये बड़ा सवाल है।
क्या पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में एक सभा में ये नहीं कहा कि जो पहले वोट डालने वाले हैं, पहली बार के वोटर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है? ये किसने किया था? तो ये क्या लाशों पर वोट नहीं मांगे गए थे? ये बहुत बेसिक सवाल हैं। फारूक भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सत्यपाल मलिक जी जो हैं वो पूरी तरह से पाक साफ नहीं हैं। उन्होंने जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मेल किए और फैक्स किए तो उस राजभवन की फैक्स मशीन ख़राब हो गई थी और उसके बाद कश्मीर में 370 के संबंध में क्या फ़ैसले लिए गए वो देश के सामने हैं। तो सत्यपाल मलिक जी जो बात कह रहे हैं, अच्छा, और मैं प्रश्न कहता हूं, संदीप चौधरी बहुत अच्छे से सवाल उठा रहे हैं कि आज पहलवानों के साथ खड़े होकर पहलवानों के पीछे छिप रहे हैं। पहलवान बेटियां अगर न्याय मांग रही हैं तो उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या संदीप जी? पहलवानों का मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि इस देश में जो मोदी जी से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो सब बढ़िया लोग हैं। ये कैसा परसेप्शन है कि किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो उसे खालिस्तानी कह रहे हैं, मोदी के मंत्री मवाली कहते हैं, और अगर जेएनयू के छात्र जो हैं अपनी फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उन्हें नक्सलवादी कहा जाता है, और अगर कोई अल्पसंख्यक नागरिकता कानून के खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। ये कौन सा तरीका है कि, और आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर कोई न्याय मांगना चाहता है, इस मुद्दे पे हम बहुत चर्चा कर इसी चुके हैं। पर आज मुद्दा ये है कि सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही है वो बहुत संगीन आरोप है। देश के पूर्व राज्यपाल हैं जिन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 में परिवर्तन करने के समय में वो सत्ता में थे, वहां पोजीशन में थे, और उनकी बातों पर अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि देश के कानूनों में पारदर्शिता की कमी आ गई है। सरकार क्यों नहीं आगे आकर जवाब देती है? और जो कोई सवाल उठाएगा उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए जाएंगे। कोई भी आदमी आकर कह देगा कि फलाने का चरित्र खराब है। ये कैसी बातें हैं? नहीं तो सतपाल मलिक जी ने ये मुद्दा उस समय क्यों नहीं उठाया? जब उसके बाद राज्यपाल बन के कहीं और चले गए तब उठा देते। जब वो मुक्त हो गए उसके बाद उनको याद आया। आज यहाँ अगर किसी समय जैसे आप यही सवाल जो है पहलवानों से भी पूछ सकते हैं कि उस समय क्यों नहीं किया। एक व्यक्ति अगर अकेला उठकर खड़ा हो रहा है तो उसकी हत्या होने का की चिंता नहीं होगी, सुरक्षा की चिंता नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होती है। आदमी जब अपने कंफर्ट जोन में आता है तब वो सच बोलने की कोशिश करता है। उनकी हत्या हो जाती है, अब नहीं होगी। राज्यपाल रहते तब उन्हें और तरीके से चुप करा दिया जाता। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चुप कराया गया है। आप भाजपा के पितृ पुरुष हैं, कितने सालों से आपने आडवाणी जी का कोई शब्द नहीं सुना है सार्वजनिक तौर पर? क्या ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं होंगे या मीडिया फ्रेंडली नहीं होंगे? देश में डर का माहौल तो है त्रिपाठी जी, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? आज मुद्दा ये है आनंद साहब कि सतपाल मलिक जी लगातार जो कह रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, सीबीआई उनकी जांच भी कर रही है। अरे मैं तो साहब ने कहा कि 4 लोगों के यहाँ अगर सीबीआई, हालांकि उनके यहाँ छापा पड़ रहे हैं, हाँ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सही बात है, लेकिन 2 बहुत बेसिक सवाल हैं जी। आपने वो कश्मीर में एक डीएसपी देविंदर सिंह पकड़े थे आतंकवादी को भारत में घुसाते हुए जी, उनके खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की सर, वो उनको जमानत मिल गई। और ये मामला पुलवामा वाला, मतलब 40 जवान शहीद हो गए, 40 परिवार जो हैं वो एकदम से बर्बाद हो गए। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा चला गया और जांच नहीं हो रही है। कैसी बातें हैं जी? इस पर तो सवाल उठेंगे ना सर, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए जी। और अगर सत्यपाल मलिक ये बात कह रहे हैं तो ये तो आपके सामने भी है ना, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक जीवंत मुद्दा जो इस समय गतिशील है देश में, उस पर ये बहस करवा दी। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। आलोक जी, बात तो है, देखिए गवर्नर तो आपने ही बनाया था, अलग अलग राज्यों का गवर्नर बनाया था। अब इन स्थितियों में अगर सतपाल मलिक जी आज, मैंने उनका जिस तरह से चौधरी साहब बोल रहे हैं कि उनके कैरेक्टर के बारे में व्याख्या की उन्होंने, तो आप लोगों ने क्यों बनाया, एक बात। दूसरा, अगर इसमें प्रधानमंत्री जी या कोई आधिकारिक तौर पे बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रवक्ताओं के जरूर बयान आते जा रहे हैं थोड़े बहुत। अगर वो कह रहे हैं कि इस दौरान उन्होंने जिम कॉर्बेट से निकलने के बाद उन्होंने फ़ोन किया था,
फोन किया था, देखिए कॉल डिटेल तो निकल सकती है, फोन आया था नहीं आया था, इसमें अगर नहीं गया था, कोई बात नहीं हुई थी, तो आप कॉल डिटेल निकलवा के बता दीजिए कि कोई फोन ही प्रधानमंत्री जी से उनकी कोई वार्तालाप ही नहीं हुई थी। सवाल तो उठेंगे, आखिर आप ही नहीं गवर्नर बनाया। वही बोल रहे हैं कि लाशों पे आप 2019 का चुनाव जीते हो, गवर्नर मोदी साहब ने हमें चुप करा दिया, राजनाथ सिंह ने कुछ किया नहीं। तो इन सब मुद्दे गंभीर हैं, इन पे तो खुद सरकार को अपना जवाब देना चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी मैं बड़े ध्यानपूर्वक आदरणीय संदीप चौधरी जी को भी सुन रहा था जी, और आनंद जाट जी को भी सुन रहा था। आनंद जी ने सारी बातें फारूक की, जी को भी सुना होगा आपने, फारूक जी को भी सुना जी। आनंद जी ने सारी बातें की, सिर्फ सत्य की बातों को छोड़कर ये पालमान उधर सब बातें कर दी है, लेकिन ये मेन मुद्दे पे नहीं है जी। आदरणीय संदीप जी ने मेन मुद्दों की बात की है जी मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि जमीर जागा होगा आदरणीय गवर्नर साहब का, सत्यपाल मलिक जी का, जी। तब उनको ये बातें याद आ गई। जी जिस समय वो सत्ता एंजॉय कर रहे थे, वो उस समय विद्रोह करते तो देश में एक छवि बनती। जी उस समय तो अगर किसी ने मान लीजिए चुप करा दिया तो आप चुप क्यों हो गए? जी अगर मैंने आपको चुप करा दिया तो आप चुप क्यों हुए? जी और इन्होंने कहा कि उनको जान का खतरा था। तो गवर्नर रहते हुए जो जान माल की सुरक्षा होती है, क्या वो गवर्नर रहने के बाहर वो जान माल की सुरक्षा हो जाएगी? इतनी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। तो उनका जमीर अगर जागा तो इतनी लेट से क्यों जागा? क्या कारण थे? जब सीबीआई इंक्वायरी चलने लगी और ये सिद्ध होने पर आ रहा है कि उन्होंने पैसे की लेन देन की थी, तब ये जागा जमीर। और सही कहा है संदीप जी ने, और सही कहा है पीडीपी के नेता ने कि वो दोषी हैं। मैं तो संदीप जी को भी दोषी मानता हूं। चलो आप आर्थिक कारणों से जुटे हुए, लेकिन कहीं तो इसकी आप लीक करते, कहीं तो इस बात को उठाते। जी सबने मिलकर सत्ता सुख भोग लिया, और जब सत्ता सुख से बाहर आ गए तो सारी बातें सार्वजनिक करने लगे। और सही है, अगर आदमी इस तरीके की बात करेगा तो वो कहीं ना कहीं आड़ लेगा, चाहे पहलवानों का आड़ हो, किसानों का आड़ हो, वो कहीं ना कहीं आड़ लेकर अपने को बचाने की कोशिश करेगा। जिस कवायद में सत्यपाल मलिक जी हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री पहलवानों का जवाब दें, सत्यपाल मलिक का जवाब दें, तो देश का कार्यक्रम छोड़कर, देश निर्माण का कार्यक्रम छोड़कर दिन भर इसी अलुल जलुल बातों का जवाब देते रहे। प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं। पहलवानों का को न्याय मिलना था, उनका एफआईआर दर्ज हो गया, उसकी तहकीकात चल रही है। लेकिन कोई कहे कि गोली मार दो, गुलशन सिंह को जेल में डाल दो, पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है। ऐसे लोकतंत्र में आज राहुल गांधी जी बाहर घूम रहे हैं ना, सबके सब तो इनके बड़े नेता जमानत पे हैं। एक भी बड़े नेता का नाम बता दें आनंद जी जो जगह जमानत पे घूम रहा हो। आप तो उधर भी कार्रवाई कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, पर ईमानदारी से कीजिए। भाजपा वॉशिंग मशीन है गंगा की तरह, जिसमें हर कोई दूध का दूल्हा है। आनंद जी, कानून अपना काम करेगा आनंद जी, ना मैं कुछ करूंगा ना आप कुछ करेंगे। हम सिर्फ दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी का जो पुराना इतिहास रहा है वो बहुत स्वर्णिम इतिहास नहीं रहा। तो फिर ऐसे आदमी को आपने गवर्नर क्यों बनाया? गलतियां हम चार राज्यों का, मैंने कहा ना, उसी का तो भोग रहे हैं जी, उसी का तो भोग रहे हैं कि वो हम ही से खाए और हम ही हमारी ताली में छेद कर रहे हैं। हमने गवर्नर बनाया, वो हमारे ऊपर वो तो ये कह रहे हैं कि चलिए आपने गवर्नर बनाया, लेकिन फिर अगर गवर्नर बनाया तो विश्वास करिए वो जो कह रहे हैं कि हमारे गवर्नर रहते हुए ऐसा ऐसा हुआ। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जी कहना नहीं चाहिए? दूसरे आज ही कल ही एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट पैर छू रहा था। ये पहली बार हिंदुस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी विदेश की धरती पर उसके प्रेसिडेंट ने पैर छुआ है। ये है उसके व्यक्तित्व का करिश्मा विश्व पटल पर। अभी व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही, अभी सत्यपाल मलिक जी और मैं जान रहा हूं कि मैं थोड़ा विषयांतर हुआ हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उस व्यक्तित्व के आदमी किसी शहीद का खून करके और राजनीति करेंगे? जी क्या है उनका आगे नाच न पीछे पगा? किसके लिए करेंगे? किसके लिए धन बचाएंगे? क्यों बचाएंगे?
एक बीतराग सन्यासी का जो जिंदगी जी रहा हो, उस आदमी पर आप उंगली उठा रहे हैं। आगे नाद न पीछे पगहा को पूरा कर दीजिए, पूरी लाइन कर दीजिए। आगे नाद न पीछे पगहा, उसकी लाइन पूरी बोल दीजिए। हाँ, आगे नाथ ना पीछे पगा, किस चीज के लिए? और वो किसी हर दिवाली, हर दुर्गा पूजा, हर होली जो सैनिकों के साथ जाके बिताता हो, उस आदमी पर आप उंगली उठा रहे हैं। यादव का नाम सुना है आपने? एक सैनिक थे इस बीतराग सन्यासी का, तेज बहादुर यादव जी का नाम सुना है, जो सैनिक थे। आनंद जी, मैं आपको मौका दे दूंगा, उनकी बात पूरी आ जाए। इतिहास है वो आपके नेता। लेकिन जांच क्यों नहीं हुई? अच्छा ये बताइए, अगर इतनी बात हो रही, पूरे देश में सियासत गरमा गई है, तो उसकी जांच करवा के जांच रिपोर्ट सामने कर दीजिए। जांच चल रही है, कितना चलेगी साहब? देखिए, ये तो इस देश की विडंबना है। निर्भया कांड के आदमी पकड़े गए, 12 साल के बाद उनको मौत की सजा हुई। ये तो सिस्टम का फ्लॉ है। वो तो जुडिशरी का मामला है। ये तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, वो जांच कर रहे हैं। उनको तो कहिए कि जल्दी जांच में भेज दे। वो कहेंगे कि हम जुटा रहे हैं तथ्य। सिस्टम स्लो है त्रिपाठी जी, इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिस्टम स्लो है। वही सिस्टम तो तेज करना है मोदी जी को। वो तो बहुत तेज किया है। 60-70 साल का बैल जो छोड़ के गए थे, पड़ुआ बैल, ये कांग्रेस वाले, उसको अभी खिला के पिला के अभी उसको बना रहे हैं इस कदम की वो दौड़ने लायक बने। 9 साल लग गए। 9 साल में त्वरित गति से, द्रुत गति से तेजी आई है चीजों में। अरे 2019 में पुलवामा प्रकरण हुआ है, आज 23 है। अगर इतने दिन जांच शहीदों के मामले में होगी तो क्या होगा? IMF का कहना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज इकोनॉमी की बात नहीं हो रही। इन्फ्लेशन है, मोदी जी ने 6% पे बांध के रखा हुआ है। अरे इकोनॉमी की बात नहीं हो रही आलोक जी। हमारे फेवर में आलोक है। जी, आर्थिक मुद्दे पे बात नहीं, बात ये हो रही, सतपाल मलिक जी जो कह रहे हैं, अगर आपने ही 4 राज्यों का उनको गवर्नर बनाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं आग तभी उठती, धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। तो इस समय जब इतना बड़ा आरोप मोदी जी पे लग रहा है कि शहीदों के लाशों पे चुनाव 2019 का जीता है, तो इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। कभी कभी आग से बचने के लिए लोग धुआं छोड़ते हैं जी, बिना आग के धुआं कैसे पैदा होगा? मैंने कहा ना, आग लगा के तब धुआं करते हैं। हाँ। इतने दिन तक क्यों चुप थे? इसका कोई जवाब है उनके पास? एक सीजन आदमी है, एक देशभक्त आदमी है, एक सीजन पॉलिटिशियन है, क्यों अपने जमीर को मार के सत्ता सुख भोग रहे थे? उस समय संवैधानिक पद में बैठे थे, इसलिए नहीं बोल सकते थे ना। क्यों? संवैधानिक पद में बैठे थे, इसलिए नहीं बोल सकते थे। मुक्त हो जाते संवैधानिक पद से। जी। कहते कि मेरा जमीन नहीं अलाउ कर रहा है मुझे जी अब इस पद पर रहने के लिए। चलिए, देश की और नौजवानों की शहादत का सवाल है। आज देश उनको हाथों हाथ लेता। हो सकता है वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावे। ये तो वैसे भी देश भावुक लोगों का देश है जी। इंदिरा गांधी मर गई तो राहुल गांधी के ना आगे देखा ना पीछे देखा, 400 के पार कर दिया। ये भी नहीं समझा ये आदमी उसके लायक है कि नहीं है। भावुकता से भरा देश है, धार्मिकता से बड़ा देश है। यहाँ तो जरा से वही तो बोल रहे हैं सतपाल मलिक जी, वही तो बोल रहे हैं कि 40 जवान हमारे शहीद हो गए, भावुकता पे आपकी सरकार बन गई, वही वो बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, हमारी सरकार बनी है। हमारे आर्थिक प्रगति और आम आदमी, नीचे तबके के आम आदमी तक सरकारी सुविधाओं का फलीभूत ढंग से उन तक पहुंचना, उनकी जेब में जाना, उनकी हाथ में जाना, तभी ये काम हुआ है। हमने शौचालय बना के दिया है। चलिए शौचालय की बात की आलोक जी, उस मुद्दे। आनंद जी क्या सवाल करना चाह रहे थे आप कर लीजिए, फिर मैं चौधरी साहब का फिर जाऊंगा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो मोदी जी के साथ है वो सब सही हैं। जिनकी 2014 में असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको CBI समन देती है, कोई जांच नहीं। सब भाजपा में आते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। एक बंगाल के मुकुल राय जी हैं और महाराष्ट्र के अजीत पवार जी हैं, उन्होंने तो बड़ी जल्दी वैतरणी से साफ स्वच्छ होकर निकले हैं। बहरहाल प्रश्न ये नहीं है जो सतपाल जी पे बात। हाँ, सतपाल जी पर ही बात कर रहा हूँ। इतना इतना इन्होंने इधर उधर की बातें की, सब बताया। मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि भाई जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच चल रही है। कहाँ चल रही है जांच? और वो मैंने एक और देविंदर सिंह जी आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक और मामला बताया था। वो आतंकवादी को पार कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और
उसमें एनआईए चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाया और उसके बाद वो रिलीज हो गया, जमानत हो गई उसकी। और अगर विपक्ष का कोई नेता है जिसकी आवाज दबानी है तो कितनी तेजी से फैक्स मशीन तो काम आपका करती कहने है। का मतलब है वो रिलीज इसलिए हो गए कि बीजेपी में चले, बीजेपी का समर्थन करने लगे इसलिए। अब मतलब आप लगाते रहिए, दिख रहा है कि आतंकवाद से किसका रिश्ता है, कौन आतंकवादियों को प्लेन में छोड़कर जाता है, किसके समय में लाल किले पर हमला होता है, किसके समय में संसद भवन पर हमला होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है। बहरहाल सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे हैं उस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की आपने जो मांग की, क्या वो नहीं होना चाहिए त्रिपाठी जी? मैं आपसे पूछता हूं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप इतने भाजपा संगीन प्रवक्ता आरोप से हैं, पूछिए। इतने संगीन आरोप हैं और गहरे आरोप हैं, और किसी छोटे मोटे व्यक्ति पर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर आरोप है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का, उम्मीदों का प्रतीक होता है। उसे आकर ये जवाब नहीं देना चाहिए क्या? बिल्कुल जवाब देना चाहिए कि क्यों हमारे बेटे शहीद हुए, क्यों हमारे भाई शहीद हुए, क्यों किसी के घर की जो बहन है उसकी मांग सुनी हो गई, क्या उसकी वजह थी, क्यों हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उस कन्वाय को उपलब्ध नहीं कराया गया, इस पर जांच नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी कार्रवाई जो मुझे मालूम है रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जो मैंने सुना है, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी संख्या में जब पूरी बटालियन शिफ्ट होती है तो प्लेन नहीं दिया जाता। अच्छा, प्लेन नहीं होते। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठवाया। ठीक है, कन्वाय को जाने देते। जी, मुझे ये बताइए, जब भारत सुरक्षित हाथों में है और 40 जवान शहीद हुए हैं जी, तो ये किसकी असफलता है? विपक्ष की असफलता है या कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की है? किसकी असफलता है? ये असफलता तो कई किसकी है? तो में उन अलग-अलग होती असफलताओं रही है। पर, उन असफलताओं पर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि वो मलिक साहब जो हैं उनका कैरेक्टर खराब है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है सर? उनके साथ सीधे काम बताइए करने ना वाले लोग चलिए। कह रहे हैं। कोई हमारे अब सुन घर में लीजिए। चोरी करने क्यों आया, हमला करने क्यों संदीप आया, चौधरी और जी सुरक्षा में उनका कमी साया क्यों की थी? तरह साथ थे। क्यों 40 संदीप बेटे चौधरी जी साया गरीबों की के तरह शहीद साथ हो थे। गए? उनका कहना इस पर है, बात वो आदमी कीजिए गलत है। और इस पर बात करनी होगी आपको। चलिए आनंद जी। जी जी वत्स साहब, कह रहा हूं, हमने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, उनके ऊपर उनके साये के साथ साथ रहने वाले चौधरी जी ने बताया उनका आनंद जी पूरा आप कैरेक्टर। सवाल कर चुके हैं, उनकी बात आ जाए ना, बहुत दूर दूर बैठे उन्होंने आप लोग। उनके कैरेक्टर के बारे में विश्लेषण किया, जो छिपा हुआ कैरेक्टर था, जो हमको और आपको नहीं पता लगता, क्योंकि हम उनके साथ उठते बैठते नहीं थे। ये साये की तरह साथ थे उनके सवाल साथ। देश का सवाल अब क्यों नहीं सत्यपाल इनकी मलिक बातों का उलट चरित्र के जवाब नहीं सत्यपाल है। मलिक जी देश देते का हैं सवाल कि ये है संदीप कि चौधरी जी जिसे झूठ बोल हमने रहे हैं। प्रधानमंत्री चुना, जिसे देश की जनता ने जिम्मेदारी दी, उसने जिम्मेदारी सही से निभाई या नहीं निभाई? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि सत्यपाल मलिक का चरित्र कैसा है, सत्यपाल मलिक क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, यह देश की जनता के जानने का विषय नहीं है। देश की जनता के जानने का विषय यह है कि देश के प्रधानमंत्री जिसे भारत की जनता ने चुना और जो जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी निभाई गई या नहीं निभाई गई, सही तरीके से निभाई गई या नहीं निभाई गई, प्रश्न ये है। आपके घर में दो प्रधानमंत्री मारे गए, वो सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? एक समय सिखों के भारतीय दंगे में जनता आपने पार्टी सिखों को उस मरवाया, सरकार वो में किसकी शामिल थी जिम्मेवारी जब थी? देश में स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहीद हुए, तब उनकी सुरक्षा किसकी सरकार ने कम की, ये आप बताएं। आप इतिहास बोध को गलत मत कीजिए। और इंदिरा गांधी जी मरी नहीं, शहीद हुई है। अपनी भाषा को संयमित रखिए, अपनी भाषा को संयमित रखिए। इंदिरा गांधी जी शहीद हुई है, कौन कमी करेगा? इंदिरा गांधी जी शहीद हुई है और देश की अखंडता के लिए शहीद हुई है। कोई भी ऐरा गहरा लट्टुकेरा ये आकर नहीं कहेगा कि देश की प्रधानमंत्री मरी है। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए आपको। चलिए आनंद जी, मुद्दा कहीं और जा रहा है। क्यों सुरक्षा में चूक हुई? किसकी सुरक्षा थी? किसकी सुरक्षा में चूक कहा हुई? कि मेरे खून का एक एक कतरा चलिए, हिंदुस्तान ये आप की कहीं एकता क्यों और अखंडता को मजबूत करेगा। आपके प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो कहता है कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जान बचाकर भाग आया, धन्यवाद कहना उनको। चलिए ऐसे भगोड़े नहीं थे। आनंद जी, मुद्दा कहीं और जा रहा है, मुद्दा कहीं और जा रहा है। सुरक्षा में चूक हुई कि नहीं हुई, चाहे इंदिरा जी की शहीद हुई हो, सुरक्षा में हर प्रधानमंत्री की उसमें कहीं ना कहीं वो हुई है। चलिए संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। त्रिपाठी जी, मैं वो चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे भाइयों को नहीं पता है। बाकी प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जोश खरोश में बात रखते हैं। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि इनको राज्यपाल क्यों बना दिया, उस बात का जवाब ये नहीं दे सकते, उस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ। पीडीपी के प्रवक्ता को ये नहीं पता होगा उनको जम्मू कश्मीर का चार्ज क्यों मिला, कैसे मिला, ये मैं बता सकता हूँ। देखिए, जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की पोस्ट खाली हो रही थी
तब गवर्नर बिहार थे सत्यपाल जी। मलिक, और हम लोग दिल्ली में आए, अमित शाह जी से आकर के मिले। चूंकि जम्मू कश्मीर की हालत उस टाइम डावाडोल थी, संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे केंद्र के साथ में, तो सत्यपाल मलिक जी ने एक बात अमित शाह जी से मिलकर के कही कि देखिए, मैं महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी थे उनके साथ कार्य कर चुका हूँ, उस परिवार से मेरे घरेलू संबंध है। मैं जो उस टाइम पे शहीद साहब देश के गृह मंत्री थे वीपी सिंह सरकार में, उस टाइम में संसदीय मंत्री था। तो ये चीज इनको क्लिक कर गई कि हो सकता है सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर भेजने से महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ हमारा सामंजस्य अच्छा हो सके, ये इनको समझाने में कामयाब हो सके। ये राज की बात आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को पता चल रही है कि क्यों इनको राज्यपाल बना करके वहां भेजा गया था। उसके बाद कई चीजें आई। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि संदीप जी भी दोषी है। मैं आपको बता दूं, जिस राज्यपाल के साथ, जिस मुख्यमंत्री के साथ जो स्टाफ होता है, वो जिस वक्त काम करता है वो केवल एक नौकर की तरह, उसकी आंखें देख तो सकती हैं, वो इतनी बड़ी पावर के सामने ना बोल सकता ना कुछ बदल सकता। हम भी काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने राजनीति छोड़ दी। मैं जयंत चौधरी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। उसके बाद मैं जो राजनीतिक विश्लेषक कार्य कर रहा हूं, मैं राजनीति की गंदगी भी देख चुका हूं, इसलिए आज मैं दूर हूं इस चीज से। और कई चीजें निकल करके आई, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वो पहला व्यक्ति हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा, जो जम्मू कश्मीर सीबीआई जो हेड हैं, उनका नाम है विद्युत विकास। मैं सीबीआई को मदद कर रहा हूं, जो चीजें मैं जानता हूं मैं उनको बता रहा हूं जी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एंजॉय कर लिया या कुछ। हाँ, जो आदमी जिस पोस्ट पे रहता है, जिस जिम्मेदारी पर रहता है, वो सुख सुविधाएं उसको मिलती है, उससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। देखिए, हम इंदिरा गांधी को मानते हैं, गांधी परिवार के योगदान को भी हम मानते हैं। देश के आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं उनकी नाक नीची होती है या उनके ऊपर उंगली उठती है, वो देश की तरफ उंगली उठती है। राजनीतिक लोग है, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकती है, वो एक अलग इशू है, लेकिन गलत को गलत कहना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य चलिए, है। जम्मू कश्मीर का तो आपने बता दिया कि उन्होंने कहा कि मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं मुफ्ती जी से, इस कारण राज्यपाल बनाया। पटना का क्यों बनाया, उड़ीसा का क्यों बनाया? चूक तो कहीं हुई है ना, अमित शाह जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है त्रिपाठी जी। मैं आपको बता दूं, आप सीनियर पत्रकार रहे। जब 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, 2004 से लेकर 2017 अक्टूबर में उनको गवर्नर बनाया गया। इस बीच में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। आप मुझे बताइए, याद करके आपने कहीं कोई एक बयान उनका सुना हो, उनको देखा हो? वो बिल्कुल हाइड होकर राजनीति कर रहे थे। बीजेपी के मेरे साथी बैठे, ये सत्यपाल मलिक को नहीं जानते थे, गवर्नर बनने के बाद इन्होंने देखा होगा, सुना होगा। जो कांग्रेस के मेरे साथी बैठी है, वो हमारी कम्युनिटी से आते हैं, जाट हैं, लेकिन उन्होंने भी उनको नहीं देखा होगा। ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर थी कि भाई मुझे अपना प्रचार नहीं चाहिए। बिल्कुल हाइड होकर के काम किया, जमीन के नीचे रह करके राज्यपाल का पद मिला। इससे पहले और कई कोशिशें की, कई चीजें लेने की कोशिश की, वो हमें नहीं मिल पाई। किस्मत में था राज्यपाल बनना, और राज्यपाल बने। सबसे पहले उनको बिहार की जिम्मेदारी मिली, उड़ीसा की जिम्मेदारी मिली, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली, गोवा की मिली, मेघालय की मिली। वो सब चीजें आपके सामने है। आप केवल वो चेहरा जानते हैं, वो स्टेटमेंट जानते हैं जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दी गई। आपने तो सारा गिना दिया, लेकिन ये तो मने इनके कैरेक्टर के बारे में जब आप बता सकते हैं, किसी को राज्यपाल 5-5 राज्यों का अगर बनाया जा रहा है, तो ये आप चूक नहीं मानते हैं कि अगर केंद्र सरकार की क्यों सिफारिश की राष्ट्रपति जी से राज्यपाल बनाने की? देखिए, मैं आपको वो दौर भी बता देता हूं, जब राज्यपाल बनने के लिए हमारी कोशिश जारी थी। हमारी 4-5 लोगों की टीम थी। उस टाइम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन जी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस टाइम अमित शाह जी थे। अनिल जैन अमित शाह के काफी नजदीक थे। भूपेंद्र यादव, जो आज कैबिनेट में मंत्री हैं, वो उस टाइम राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। उस टाइम पे रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री होते थे। नितिन गडकरी जी थे, उमा भारती। सब लोगों के पास जाकर के हम लोग लॉबिंग करते थे, हाजिरी लगाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे। आपको बताने में मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। लोग ये सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही मुंह देख करके या पोस्ट मिल जाती है। इसके लिए बहुत जूते रगड़ने पड़ते हैं, बहुत जगह मत्था टेकना पड़ता है, बहुत लॉबिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के ये पद मिलते हैं। चलिए, जाके तब पद मिलते हैं। बहुत सारे लोग जूते रगड़ने को तैयार है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। एक बार फिर हम चलते हैं फारूक जी के पास। फारूक जी जी, जब ये गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, तो इनका किस तरह की कार्यशैली थी, ये आपको बहुत नजदीक से मालूम होगा।
देखिए, जब सत्यपाल मलिक साहब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, हम क्योंकि मैं पीडीपी में एक पोस्ट पे भी हूँ, एक पद पे भी हूँ, और मैं उसके साथ साथ में मैं अपनी ग्राम पंचायत का सरपंच भी हूँ जी। तो सबसे पहले तो इन्होंने शुरुआत ही सरपंचों से की थी, जब इन्होंने जम्मू में हमें बुला के वहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे ऑथ सेरेमनी वहाँ पे करवाई थी। वहीं से यहाँ के अवाम के साथ सरपंचों के जरिए से झूठ बोलना इन्होंने शुरू किया था जी। हमें तो उसी दिन से विश्वास था कि इतना बड़ा झूठा इंसान हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा जितने सत्यपाल मलिक साहब थे। जी, और मतलब आज उसके भी साथ झूठ ही साथ बोल में- रहे हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, सच भी बोलते होंगे, झूठ भी बोल रहे हैं, मतलब वो दोनों काम कर रहे हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आपने कहा ना कि उनको 5 जगह का गवर्नर क्यों बनाया, जी। कुछ राज होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो सत्यपाल मलिक साहब के पास होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि अगर इनको ना बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मुंह खोल देंगे, हमारा राज जो है पूरे हिंदुस्तान के अवाम के सामने चला जाएगा। मेरा ये अपना जाती तजुर्बा है, मतलब ये मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है, ये मेरा तजुर्बा है कि ये वजह हो सकती है, तभी बार बार उनको इतनी बड़ी पोस्ट पे जो है बिठाया जाता था। उसके साथ साथ में मैं आपको जो सबसे पहले आपने सवाल किया था, और जो सत्यपाल मलिक ने कहा कि लाशों पर सियासत और लाशों पर जो है 2019 का चुनाव जीता गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो ही रहता है वो लाशों का ही रहता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर की आम जनता हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, जब तक लाशें नहीं बिछती हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है वो चमकती नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक उसी तरीके से 2024 का इलेक्शन भी करवाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की आवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करना मतलब चाहते आपका हैं। कहना है कि फिर पुलवामा घटना होगी? बिल्कुल, भारतीय जनता देखिए हो चुकी है, पुलवामा तो हुई है, उसके बाद राजौरी और पुंछ में पिछले 1 महीने में 2 घटनाएं हो गई है, जहाँ पे 6 जवान एक जगह, 5 जवान एक जगह शहीद हो गए हैं, 12 सिविलियंस की एक जगह पे किलिंग हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नहीं तो क्या है? इसमें 2 ही चीजें हैं, या तो बिल्कुल फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का, तो भी उनको कबूल करना चाहिए, हिंदुस्तान के अवाम से माफी मांगनी चाहिए कि हम जो है हम इस मामले में जो है फेल हो चुके हैं, तो या फिर बिल्कुल सीधे लफ्जों में कहना चाहिए कि हम सियासत करते हैं, हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, हमें जवानों से कोई मतलब नहीं है, वो शहीद होते हैं तो होते रहें। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने ये जो बात कही है, ये बात जो है ये हकीकत है कि लाशों पर सियासत हो रही है। और 2019 का चुनाव भी पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, उन्हीं के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो है फुल मेजॉरिटी में हुकूमत हासिल की थी। जी जी, चलिए क्या कहेंगे आलोक जी आप? देखिए, मैं पीडीपी के अपने भाई फारूक जी से पूछना चाहता हूं, जी। क्या पीडीपी के राज में स्थितियां बिल्कुल महफूज थी? जी, कोई टेररिस्ट किलिंग नहीं हो रही थी? चलिए जवाब दें। फारूक जी, उत्तर दे दीजिए। पैमाने पर जब पीडीपी की हुकूमत थी, आपने देखा होगा 2002 से 2005 तक मुफ्ती साहब बतौर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी लाई, उन्होंने अवाम के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो दूरी थी उसको खत्म किया। यानी हीलिंग टच पॉलिसी से अवाम, जो पहले पुलिस का एक आम जवान दिखता था तो लोग दूर भाग जाते थे कई किलोमीटर, लेकिन जब मुफ्ती साहब की हुकूमत आई, उन्होंने महबूबा जी के कार्यकाल की अवाम के बताइए, बीच की- महबूबा जी के कार्यकाल का। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा के दौर में भी अमन रहा है, चैन रहा है। इस किस्म के इतने बड़े बड़े हादसे वहाँ जो से हैं कश्मीरी वो पंडितों नहीं को हुए। निकालने की कवायद कब चालू हुई? ये सबका जी। जवाब है आपके पास? कोई किसकी जवाब नहीं कवायद? है। आज के फिगर जो टेररिस्ट हिडन अटैक करते हैं, उनके फिगर और पीडीपी के समय के फिगर में जमीन आसमान का अंतर है। जी, देखिए, और वहाँ की आज- स्थितियां सुधर रही हैं। 380 का हमने वादा किया था, 380 हमने लागू कर दिया, और अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करके रहेंगे। चलिए वो यूनिफॉर्म दिन सिविल दूर नहीं। कोड पे अलग आपसे बहस कुछ कर होने लेंगे वाला अपन। नहीं। आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपने नोटबंदी भी कर दी, आपने जीएसटी भी लाया, आपने पूरे हिंदुस्तान की आवाम की कमर तोड़ दी है। आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना आता है कि मुल्क को लूटना कैसे है, लोगों की जेब पे डाका कैसे डालना है। आपने देखा होगा कि इस मुल्क में सिर्फ 47 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 157 लाख करोड़ आपने इस मुल्क पे कर्ज चढ़ा दिया है। और अगर 4 साल आपको और मिलते हैं
तो इस मुल्क को आप बेच डालेंगे, ये सारी दुनिया इस वक्त चलिए, जानती है। अभी आर्थिक मुद्दे पे बात नहीं हो रही, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बात इस बात की हो रही कि सतपाल मलिक जी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बस साहब आपका, चौधरी साहब आपका, फारूक जी आपका और संजीव जाट जी आपका हमारे साथ शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की सतपाल मलिक के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की। चर्चा में तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए, मगर इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि सतपाल मलिक के आरोप सही है या गलत। भाजपा का कहना है कि सतपाल मलिक को जो भी कहना था वो राज्यपाल रहते हुए कहते तो सही था। अब उनको जब पार्टी से कोई पद नहीं मिला तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष सतपाल मलिक के आरोपों को सही ठहरा रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं इसलिए उन्हें सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा। अब क्या सही है क्या गलत ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सतपाल मलिक के बयान को लेकर सियासत जरूर गर्मा गई है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।